CNN प्रोजेक्शन के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन को अब तक 273 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जबकि ट्रंप को 213 वोट मिले हैं। जो बाइडेन को बहुमत के लिए 270 वोट की जरूरत थी, जो उन्होंने हासिल कर लिए। CNN प्रोजेक्शन में पेंसिल्वेनिया में जीत के बाद ही तय हो गया कि बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन को 20 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जो बाइडेन के साथ भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति का पदभार संभालेंगी। अमेरिका में ये पहला मौका है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने एक साथ एक नया इतिहास रचा है। जो बाइडेन सबसे उम्रदराज अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो कमला हैरिस अमेरिका की पहली भारतीय अफ्रीकी मूल की महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने हार स्वीकार नहीं की है। तो जो बाइडेन होंगे अगले राष्ट्रपति, 46वें राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभालेंगे जो बाइडेन, और उनके साथ ही कमला हैरिस भारतीय अफ्रीकी मूल की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। कमला हैरिस, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को 213 वोट मिले हैं, जिसके साथ ही वो ये चुनाव हार गए हैं, तो वहीं बाइडेन को 273 इलेक्टोरल वोट मिले हैं और उन्होंने ये चुनाव जीत लिया है। अमेरिका में अपनी जीत की खबरों के बीच जो बाइडेन ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अमेरिका आपने मुझे इस महान देश का नेतृत्व करने के लिए चुना है। मेरे लिए ये सम्मान की बात है। हमारे लिए आगे का काम मुश्किल है, लेकिन आपको भरोसा देता हूं कि मैं सभी अमेरिकी लोगों का राष्ट्रपति रहूंगा, चाहे आपने वोट दिया हो या ना दिया हो। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने ये चुनाव जीत लिया है, वो भी लंबे अंतर से। मीडिया प्रोजेक्शन के आधार पर जो बाइडेन झूठे तरीके से खुद को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का विजेता दिखा रहे हैं। जो बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर लिखा कि जो बाइडेन, शानदार जीत पर आपको बधाई। उपराष्ट्रपति के रूप में भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने में आपका योगदान और महत्वपूर्ण अमूल्य रहा। मैं आशा करता हूं कि एक बार फिर हम साथ मिलकर काम करते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को भी अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने की शुभकामनाएं दी। कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हार्दिक बधाई कमला हैरिस, आपकी सफलता अग्रणी है। ये सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन और नेतृत्व से भारत और अमेरिका के संबंध ज्यादा मजबूत होंगे। और जो बाइडेन की जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई दी और कहा कि ये सबके लिए गर्व की बात है, और ये भी कहा कि आपकी सफलता अग्रणी है और ये भारतीय और अमेरिकियों के लिए गर्व का। उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत की खबर सामने आते ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर जश्न मनाया। जीत के जश्न में डूबे लोग डांस करते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों वाली टी-शर्ट भी जलाई। व्हाइट हाउस के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, जो मस्ती में झूमते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान वहां ज्यादातर लोग मास्क लगाए हुए नजर आए। लोगों ने इसे अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत बताया। It means 4 years of really hard work by a lot of people. It means a lot of excitement for the next 4 years too now. न्यूयॉर्क में भी जो बाइडेन की जीत का जश्न मनाने सैकड़ों लोग
सड़कों पर उतर आए। वहां के मशहूर टाइम स्क्वायर में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। कई लोग तो जो बाइडेन के कटआउट के साथ डांस करते हुए भी नजर आए, जबकि कई बाइडेन का मास्क लगाकर झूमते हुए नजर आए। इसी दौरान वहां लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस की तस्वीर भी दिखाई गई। बाइडेन की जीत के साथ ही वहां एक कार रैली भी निकाली गई। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक उनके साथ खड़े नजर आए। वर्जीनिया के गोल्फ क्लब से व्हाइट हाउस लौट रहे ट्रंप का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। ट्रंप के आने की जानकारी मिलते ही सैकड़ों समर्थक सड़कों के किनारे खड़े हो गए और जिस रास्ते से ट्रंप का काफिला गुजरना था उसके दोनों तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। ट्रंप की तरह उनके समर्थकों ने भी नतीजों को गलत बताया और वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया। ट्रंप समर्थकों ने मीडिया पर भी सवाल उठाए। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही पोस्टल बैलेट यानी डाक के जरिए डाले जाने वाले वोटों पर सवाल उठा चुके हैं। All the fraud that went on, I just would like the election to be decided legally, with legal votes, not hidden ballots, not ballots being counted 4 or 5 days afterwards. Fraud is not just in the elections. The way the media selectively coverage one candidate negative and one candidate not even tell anything negative. अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के कारोबारी संत सिंह चटवाल ने भी जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने पर खुशी जाहिर की। चटवाल ने बताया कि बाइडेन भारत के अच्छे दोस्त हैं और उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रिश्ते और बेहतर होंगे। We in fact India will have a much more closer relationship with Joe Biden and Kamala Harris. He's a good friend of mine, good friend of India, good friend of Indian American. और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जो बाइडेन और उनके साथ ही कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पदभार संभालेंगी। पिछले 3 दिन से वोटों की गिनती में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, जिसमें बाइडेन ने बाजी मार ली। अमेरिका की परंपरा के मुताबिक जो बाइडेन 21 जनवरी 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे और इसके साथ ही व्हाइट हाउस में प्रवेश करेंगे। Elect me and I'm going to hire. जोसेफ रेनिनेट बाइडेन जूनियर यानी जो बाइडेन 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। दो 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी टक्कर दी जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। जो बाइडेन और व्हाइट हाउस के बीच महज चंद कदमों की दूरी भी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि वो भारत के प्रति क्या रुख रखेंगे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो बाइडेन वैसे भी भारत को लेकर अपने रुख को पहले ही साफ कर चुके हैं। 15 अगस्त 2020 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिकी भारतीयों को बधाई संदेश में उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका का हमेशा से एक खास रिश्ता रहा है। We share a special bond that I've seen deepen over many years. As U.S. Senator and Vice President, I've watched it deepen. 15 years ago, I was leading the efforts to approve the historic civil nuclear deal with India. I said if the United States and India became closer friends and partners, then the world will be a safer place. Standing with India and confronting the threats it faces in its own region and along its borders. अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के मुताबिक व्हाइट हाउस में जो बाइडेन की एंट्री के बाद
चीन के खिलाफ अमेरिकी विदेश नीति पर कोई बदलाव नहीं आने वाला है और आज के हालात में चीन और अमेरिका के बीच तनाव को देखते हुए अमेरिका भारत का ही समर्थन और सहयोग करेगा। इसके अलावा आज की तारीख में अमेरिका में चीन के खिलाफ एक बड़ी लॉबी काम कर रही है और विशेषज्ञों का मानना है कि चीन को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नीति में बहुत बदलाव नहीं होगा। इसका फायदा भारत को मिलेगा। दूसरा ये कि जो बाइडेन के पास भारत का विरोध करने का कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए भारत चीन के टकराव की स्थिति में अमेरिका का झुकाव भारत की ओर निश्चित रूप से होगा। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की इस नीति में बदलाव नहीं करेंगे। वैसे भी डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियां हमेशा से भारत के ही पक्ष में रही हैं। डेमोक्रेट्स भारत के परंपरागत सहयोगी व समर्थक रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका में भारतीय अमेरिकी लोगों का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर ज्यादा रहता है। हालांकि इस बार अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में हालात थोड़े अलग थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल में भारत अमेरिका के संबंध पहले से और भी ज्यादा सुधरे। दोनों देशों के बीच सामरिक सुरक्षा और कारोबार के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार हुआ। भारत के प्रति अमेरिकी रवैये में भी बदलाव आया। सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर समेत आतंकवाद और चीन के टकराव के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन किया। इसके अलावा इंडो पैसिफिक इलाके में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका और भारत ने क्वाड समूह भी बनाया। लिहाजा विशेषज्ञों को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास और सैन्य समझौते पहले की ही तरह होते रहेंगे। जो बाइडेन का जन्म 1942 में पेंसिल्वेनिया में हुआ और न्यूयॉर्क के सिराक्यूज यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की डिग्री ली। अमेरिका की संघीय राजनीति में जो बाइडेन के करियर की शुरुआत आज से 47 साल पहले यानी 1973 में हुई थी, जब वो पहली बार सीनेट का चुनाव जीते थे। उस समय जो बाइडेन की उम्र महज 29 साल थी। इसके बाद वो 5 बार सीनेटर चुने गए और सबसे लंबे समय तक सीनेटर रहे। यही नहीं, बराक ओबामा के कार्यकाल में वो लगातार 8 साल तक उपराष्ट्रपति भी रहे। जानकारों का ये भी मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह पाकिस्तान को आतंकवाद परस्त देश मानकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका अपने उसी रुख पर कायम रहेगा। यानी इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि व्हाइट हाउस में चाहे कोई भी बैठे, भारत को लेकर वो अपनी नीतियों में कोई फेरबदल नहीं करने वाला है। चीन के फुजियान प्रांत के जंगलों में लगी आग और भड़क गई। ये आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया, लेकिन ये आग बहुत तेजी से फैल गई और फुजियान प्रांत में जंगल का एक बड़ा हिस्सा इसकी लपटों में घिर गया। आग की लपटें कई फीट ऊपर तक उठती नजर आईं और उसके धुएं के गुबार से आसपास का इलाका ढक गया। आग के तेजी से फैलने की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। कुछ कर्मचारी आग पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए, जबकि कई लोग केमिकल का छिड़काव कर आग बुझाते नजर आए। काफी कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझा दिया। बिहार चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के वोटिंग के दौरान बिहार के कटिहार से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 100 साल के एक वोटर चारपाई पर वोट डालने पहुंचे। क्योंकि वो बीमारी की वजह से चलने के काबिल नहीं थे, लेकिन उन्हें वोट डालने की ख्वाहिश थी। बीमार बुजुर्ग की इस इच्छा को पूरा करने के लिए परिवार के कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और चारपाई पर लिटाकर उन्हें मतदान केंद्र लेकर पहुंच गए। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी उस बुजुर्ग को चढ़ाई जा रही ड्रिप की बोतल को पकड़े हुए दिखाई दिया, जबकि कुछ लोग चारपाई को उठाकर बूथ तक ले जाने की कोशिश करते दिखाई दिए। किसी तरह बूथ तक पहुंचने के बाद कुछ लोगों की मदद से उन्हें चारपाई से उठाया गया और फिर वोट डालने की कागजी कार्रवाई पूरी की गई। चीन के युनचान शहर में बिना ड्राइवर वाली एक टैक्सी का ट्रायल किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब वहां पर इस तरह की टैक्सी का ट्रायल किया गया हो। इससे पहले भी चीन में ऐसी कई टैक्सियों का टेस्ट रन किया जा चुका है।
लेकिन इस बार ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें बिना टेक्नीशियन के लोगों को बैठाकर सफर करवाया गया। बिना ड्राइवर वाली ये टैक्सी युनचान की सड़कों पर दूसरी गाड़ियों की तरह ही सरपट दौड़ती नजर आई। सफर के दौरान वो आसपास कहीं टकराए बिना सड़क पर ऐसे दौड़ी जैसे उसे कोई ड्राइवर ही चला रहा हो। कहाँ रुकना है, कहाँ रफ्तार पकड़नी है, ये टैक्सी सब कुछ अपने अंदर लगे सेंसर और कैमरों की मदद से उसे भांपते हुए उसी के मुताबिक काम करती नजर आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर बीजेपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। शिवराज सिंह के मुताबिक कमलनाथ आज भी बीजेपी के विधायकों को फोन कर रहे हैं। शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब हमारे विधायकों को डराया, धमकाया या लालच दिया जाए तो वो मैनेजमेंट, और जब कोई अपने मन से बीजेपी में जाए तो उसे गद्दारी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि हम जोड़ तोड़ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के पास नहीं गई। कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन जब कमलनाथ करते हैं तो मैनेजमेंट कहते हैं। जब हमारे एमएलए को पहले धमका के, लोभ लालच दे के वो कुछ करें तो मैनेजमेंट अपने मन से भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो वो गद्दारी है। इटली में फ्लोरेंस शहर के पास एक हाईवे से तेल लेकर जा रहे एक टैंकर में आग लग गई। बताया गया कि यह टैंकर एक सड़क हादसे का शिकार हो गया था, जिसके बाद उसमें रखे तेल ने आग पकड़ ली और आसमान में धुएं का इतना विशाल गुबार उठा कि वो सैकड़ों मील दूर से ही नजर आया। आग की लपटों में टैंकर पूरी तरह घिरा दिखा। घंटों की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन टैंकर राख हो गया। हालांकि शुक्र इस बात का रहा कि वक्त रहते टैंकर के ड्राइवर ने किसी तरह उससे निकलकर अपनी जान बचा ली। जम्मू में गुपकार ग्रुप की बैठक के खिलाफ कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गुपकार ग्रुप के फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं पर जम्मू के लोगों को अनदेखी का आरोप लगाया और विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन में शामिल लोगों के हाथों में तिरंगा नजर आया। उन्होंने गुपकार ग्रुप के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी भी की। डोगरा फ्रंट के समर्थकों ने तो गुपकार ग्रुप के नेताओं पर देश के अपमान का भी आरोप लगा दिया, जबकि एकजुट जम्मू नाम के संगठन के लोगों ने जम्मू में बैठक करने का भी विरोध किया। गुपकार के जो 9 पार्टियों के नेता जो यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनका विरोध करते हैं। गुपकार ग्रुप के नेता जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन 20 साल तक सत्ता संभालने के बाद अगले साल रूस के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अखबार डेली मेल के मुताबिक 68 साल के व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति पद को अगले साल जनवरी में छोड़ने की तैयारी में। बताया जा रहा है कि पुतिन की प्रेमिका और दोनों बेटियों ने उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए उनसे रिटायर होने की अपील की है, क्योंकि उन्हें डर है कि पुतिन पार्किंसंस नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। पार्किंसंस एक दिमागी बीमारी है जिसके वजह से शरीर के किसी भी हिस्से में कंपन और चलने में परेशानी होती है। पुतिन के इस्तीफा देने की अटकलें ऐसे वक्त में तेज हो गई हैं जब रूस की संसद में एक विधेयक पेश करने पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत पुतिन के जिंदा रहने तक उन्हें किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से छूट मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना ने लड़कियों के फुटबॉल मैच का आयोजन करवाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना ने लड़कियों के फुटबॉल मैच का आयोजन करवाया। कोरोना संकट शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब सेना की तरफ से वहां लड़कियों के लिए फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। बताया गया कि इस तरह के आयोजन का मकसद घाटी की लड़कियों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना और कश्मीर में फुटबॉल को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में किसान ने दरोगा के घर के बाहर जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। बताया गया कि पुलिस ने उस किसान का ट्रैक्टर जब्त कर लिया था, जिस बात से नाराज किसान ने अपनी जान देने की कोशिश की। उस किसान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बिहार के औरंगाबाद में एक युवक की पीट कर हत्या करने के मामले में लोगों ने जमकर बवाल किया। खबर है कि चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने उस लड़के की पीट कर हत्या कर दी थी और इसी बात से गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में प्रशासन की तरफ से समझाए जाने के बाद ही ये मामला शांत हुआ। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में एटा तूफान के कहर ने 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। वहां के कई इलाके तूफान और भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए और लोगों का सब कुछ बाढ़ की भेंट चढ़ गया।
उफनती लहरें हर चीज को तबाह करने पर उतारू दिखी। सड़कें नदियों में बदल गईं और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। मकानों में पानी भरने के बाद लोग अपना जरूरी सामान समेटकर वहां से निकलते दिखाई दिए। एक तस्वीर ऐसी भी दिखी जिसमें लोग जानवरों को बचाने के लिए उन्हें गोद में उठाकर पानी पार करते नजर आए। कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं भी हुई, जिनकी वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति ने भी माना कि हालात काफी खराब हैं, लेकिन लोगों तक मदद पहुंचाने की सभी कोशिशें जारी हैं। Cubierto 42 incidentes, más de 1.500 personas atendidas. ग्वाटेमाला के साथ ही एटा तूफान ने मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ पर भी जमकर कहर ढाया और वहां भी लोग भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान की इमरान सरकार में मंत्री अली अमीन ने मरियम नवाज पर विवादास्पद बयान दिया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को निशाना बनाते हुए मंत्री अली अमीन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि मरियम खूबसूरत है, लेकिन उनकी ये खूबसूरती सरकारी पैसों की वजह से है। मरियम कंपेयर पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में दोबारा लॉकडाउन लगते ही वहां के हजारों लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए वहां की सरकार ने लंदन में 4 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा दिया, जो वहां एक दिन पहले ही लागू हो चुका है। लेकिन वहां के ज्यादातर लोगों को सरकार का यह फैसला रास नहीं आया और वो इसके विरोध में सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को उन्हें काबू में करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान भीड़ में शामिल एक आदमी तो काला झंडा लहराते हुए लॉकडाउन का विरोध करता दिखा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस रास्तों पर उतरी जरूर, लेकिन लोगों के हुजूम के सामने उसकी एक नहीं चली। एक जगह तो लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और उसे आगे बढ़ने से रोकते नजर आए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। पंजाब के जलंधर में प्रशासन की चेतावनी के बाद भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। प्रशासन के बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए इलाके में पराली नहीं जलाने की चेतावनी जारी की थी, लेकिन इस चेतावनी का किसानों पर कोई असर नहीं हुआ और वो खेतों में धड़ल्ले से पराली जलाते दिखे। सामने आई एक तस्वीर में एक किसान खेत में खुलेआम पराली जलाता हुआ दिखाई दिया। आग लगाने के थोड़ी ही देर बाद कई खेतों में फैली पराली जलने लगी। इसके बाद उन खेतों से उठता धुआं आसपास के इलाकों में फैल गया। बताया गया कि ये धुआं पंजाब और हरियाणा को पार करते हुए दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली के लोगों को सांस लेने में काफी मुश्किल होती है। वहीं पराली जलाने वाले किसानों ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। सरकार को क्या पता, नहीं जी, मुआवजा कोई नहीं देती सरकार जी। किसानों ने सरकार से पराली से निपटने के इंतजाम मुहैया कराने की भी मांग की। चीन का शंघाई शहर एक शानदार लेजर और लाइट शो से जगमगा उठा। वहां तीसरे चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो की ओपनिंग पर यह कार्यक्रम रखा गया, जिसकी रौनक कोरोना संकट में भी फीकी नहीं पड़ी। हर बार की तरह इस बार भी एक्सपो की शुरुआत भव्य लाइट शो के साथ की गई और काउंटडाउन होते ही पूरा शंघाई रंग बिरंगी रोशनी में नहा गया। आसमान छूती इमारतें ऊपर से नीचे तक जगमगाने लगी। उन पर लेजर लाइट से अलग अलग आकृतियां और फूल बनते दिखे। ऐसी चकाचौंध जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे चीन में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा हो। लेकिन कार्यक्रम यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद इमारतों से तेज रोशनी की किरणों ने अपनी चमक छोड़नी शुरू की। ऐसे खूबसूरत नजारे के सामने हुआंगपू नदी में लोग क्रूज का मजा लेते भी नजर आए। मध्य अमेरिकी देश होंडुरस में एटा तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई, जिससे भारी तबाही मची। मध्य अमेरिका के निकारागुआ में तबाही मचाने के बाद इस तूफान ने होंडुरस का रुख किया, जिसकी वजह से वहां के कई इलाकों में इतनी बारिश हुई कि सब कुछ पानी में डूब गया। सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में दिखाई दिया। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। पानी के स्तर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि मकानों की सिर्फ छतें ही दिखाई दे रही थी। सड़कों का तो कहीं अता पता ही नहीं था। हर तरफ पानी सैलाब की तरह बहता हुआ दिखाई दिया। प्रकृति की इस मार से हजारों पेड़ भी धराशाही हो गए। हालांकि आपदा की इस घड़ी में राहत और बचाव की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी रहीं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से हजारों लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया, जहां उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई। कोरोना के खतरे को देखते हुए राहत शिविरों में अस्पताल के कर्मचारियों को भी तैनात किया गया। कैरिबियाई देश हैती में एक छात्रा की हत्या पर बवाल शुरू हो गया। आरोप है कि कुछ दिन पहले छात्रा को पैसों के लिए अगवा किया गया और फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई।
जिसके खिलाफ हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। लोगों ने राजधानी पोर्टो प्रिंस की सड़कों पर जगह जगह टायर जलाए और खूब हंगामा किया। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, जिससे वो और भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इससे पहले लोगों की ये भीड़ सड़कों पर एक रैली निकालती नजर आई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल की छात्राएं भी शामिल हुईं। प्रदर्शनकारियों ने उस छात्रा के लिए इंसाफ की मांग की और देश में गहराते सुरक्षा संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस घटना से 2 महीने पहले पोर्टो प्रिंस में एक जाने माने वकील की उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसलिए कई लोग उस वकील और छात्रा की तस्वीर के साथ मार्च करते नजर आए। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। एक इमारत की छत पर वो हेलीकॉप्टर जाकर गिर गया। बताया गया कि उस हेलीकॉप्टर में सवार लोग दान के लिए मानव अंगों को लेकर अस्पताल जा रहे थे। तभी किसी तकनीकी खराबी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर एक ऊंची इमारत की छत पर गिर गया। तस्वीरों में हेलीकॉप्टर छत पर लटका हुआ दिखाई दिया। उसका एक हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हालांकि राहत की बात ये रही कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद उस हेलीकॉप्टर में आग नहीं लगी। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की टीमें राहत और बचाव के लिए वहां पहुंच गईं। उन्होंने हेलीकॉप्टर में सवार सभी तीनों लोगों को तुरंत बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल भेजा। अच्छी बात ये रही कि इस गंभीर हादसे में तीनों को ज्यादा चोटें नहीं आई। चीन के शंशी में आग बुझाने वाले खास तरह के बम का प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि केमिकल से भरा यह बम जंगल में लगी आग बुझाने में बेहद कारगर है, क्योंकि इसे करीब 5 किलोमीटर दूर से ही दागा जा सकता है। प्रदर्शन के दौरान इस बम को एक खास तरह की तोप से दागा गया। बताया गया कि इस बम में आग बुझाने वाला केमिकल भरा गया है, जो बम के फटते ही अपना असर दिखाने लगता है। इसके अलावा बम दागने वाली कई तोपों और दूसरी गाड़ियों का भी प्रदर्शन किया गया। टैंकों की तरह दिखने वाली दमकल की ये गाड़ियां मुश्किल हालात में भी आसानी से चल सकती हैं, जिनके जरिए दमकल कर्मी जंगल और पहाड़ों में लगी आग तक आसानी से पहुंचकर उसे बुझा सकते हैं। बिहार के सिवान में एक मकान में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। ये हादसा सिंचाई दफ्तर के पास एक मकान में हुआ, जो रिहायशी इलाके में था, जिस वजह से आसपास रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई फीट ऊपर तक उठ रही थी। आग से उठ रहे धुएं के गुबार ने लोगों को और डरा दिया। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल के कर्मचारी वहां पहुंच गए, लेकिन उस भीषण आग को देखकर उनके पसीने छूट गए, क्योंकि दमकल की एक गाड़ी उस आग को बुझा नहीं सकती थी। जल्दी 5-7 गाड़ी भेजो। आसपास के कई लोग दूर खड़े होकर इस हादसे को देखते रहे। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की जांच के लिए सैंपल जुटाने के काम में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के सैंपल कम वक्त में लैब तक पहुंचाए जा सके। और इसी खूबी की वजह से अब ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस इस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रही है। छोटे विमान की तरह दिखने वाले इस ड्रोन में 4 पंखे लगे हैं, जो इसे रफ्तार के साथ दिशा भी देते हैं। बैटरी से चलने वाला ये ड्रोन एक बार में करीब 100 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। यही नहीं, इसमें एक बार में 80 मरीजों के सैंपल ले जाए जा सकते हैं। ब्रिटेन के शेम्सफोर्ड में इस ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें ये सैंपल लेकर उड़ान भरता दिखाई दिया। बताया गया कि जिन सैंपलों को सड़क के रास्ते लैब तक लाने में कई घंटे लग जाते थे, उन्हें ये ड्रोन कुछ मिनटों में ही ले आता है, जिससे मरीजों की रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाला वक्त भी कम हुआ है। दिल्ली में पटाखा बैन करने के केजरीवाल सरकार के फैसले पर पटाखा बेचने वाले दुकानदारों ने गहरी नाराजगी जताई। दिल्ली सरकार ने 30 नवंबर तक राजधानी में सभी तरह के पटाखे बेचने, खरीदने और उन्हें जलाने पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से पटाखे के सभी बाजारों में सन्नाटा पसर गया। दिवाली के मौके पर गुलजार रहने वाली पटाखा दुकानों में ताले लटके मिले। उन दुकानों के मालिक और उनमें काम करने वाले लोग खाली बैठे दिखाई दिए। इस वजह से उनमें काफी गुस्सा भी देखा गया। दिल्ली में पटाखों का सबसे पुराना बाजार जामा मस्जिद भी इससे अछूता नहीं रहा। ये दुकानें कल तक सजी हुई थी, आज इनमें ताले लगे हुए हैं। जाहिर है व्यापारियों के चेहरे लटके हुए हैं। जामा मस्जिद इलाके में पटाखा दुकानदारों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। साथ ही केजरीवाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हमारा नुकसान कौन भरेगा? केजरीवाल, केजरीवाल। इस बीच बीजेपी नेता विजय गोयल उन दुकानदारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने दिल्ली सरकार पर पटाखा बेचने के लिए पहले मंजूरी देने और फिर बैन लगाने पर सवाल उठाए। अब रातों रात केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अभी पटाखे नहीं चलेंगे जी, तो इनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इसके साथ ही दुकानदारों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने का भी ऐलान